हेलो डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आगे 2018, 19, 20, 21 की वीडियोस आने वाले हैं। साथ साथ इसके साथ साथ मैं सीबीएसई का भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसके उस और भी प्रीवियस ईयर या फिर जो भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड दिए हैं उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, इस वीडियो में हम 2017 का सेक्शन 1 डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन आपके पास होगा और उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन, बिना लेट किए हुए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल्स। यहाँ पे 4 ऑक्साइड दिए गए हैं। इनमें से 4 ऑक्साइड में कौन सा ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल का, कौन से ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है मेटल के जैसा है। ऑप्शन ए SiO2, MgO, SO2 एंड CrO2। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूँ कौन सा है, CrO2। इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो मेटल के जैसा होता है। इसके साथ साथ और भी आपको याद रखना है TiO, ReO, इसके पास भी मेटेलिक कंडक्टिविटी होता है लाइक कॉपर। ठीक है, कॉपर की जैसा इसके पास। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको कौन कौन से ऑप्शन में होगा। कन्फ्यूज़न आपको जनरली ये शो करेगा, MgO। रीज़न क्या है कि ये यहाँ पर Si और सल्फ़र, ये दोनों Si नॉन मेटल और सल्फ़र Si मेटलॉइड एंड सल्फ़र नॉन मेटल है। तो ये जनरली कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन Mg क्रिएट कर पाएगा यहाँ पर। तो Mg के रिगार्डिंग मैं यहाँ बता दूँ कि Mg जो है वो मेटल है, फिर भी इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल के जैसा नहीं होता है। इसके ऑक्साइड का इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है वो मेटल के जैसा नहीं होता। क्यों? इसका रीज़न है कि इसमें जो कोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है इसमें, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से उसके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये सब आंसर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लोगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज़ एमोर्फस सॉलिड। देखिए ये बिहार बोर्ड का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, विच वन ऑफ द एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड होता क्या है, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एमोर्फस सॉलिड का मतलब वो सॉलिड जिसका कोई पैटर्न हो। एमोर्फस का मतलब देयर हैव नो पैटर्न। ठीक है, नो लॉन्ग रेंज पैटर्न, यहाँ पर नो लॉन्ग रेंज पैटर्न। यहाँ पे दो सॉलिड इन विच क्रिस्टलाइन पार्टिकल constituent particles do not possess a regular 3-dimensional structure in long range pattern। ठीक है, लॉन्ग रेंज पैटर्न जिसके पास नहीं हो उसको एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। उसमें भी से एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब एग्जाम्पल होते हैं इसके। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो पूछ ही दिया आपको यहाँ पे। देखिए इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइन में भी 4 टाइप का होता है क्रिस्टलाइन, मॉलिकुलर, आयोनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट होते हैं, मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट। तो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा, तो कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वार्ट्ज। लेकिन यही क्वार्ट्ज ग्लास यदि मैं पूछ दूँ तो ये एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, स्यूडो सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज वेर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ट्ज ग्लास इज एमोर्फस सॉलिड। इसके साथ साथ मॉलिकुलर सॉलिड के भी कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दिए। अक्सर कन्फ्यूजन इन सब में होता है। मॉलिकुलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट एटम होगा, आइदर एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। जैसे यहाँ पर एटमिक फॉर्म में आर्गन, CCl, फॉर मॉलिकुलर फॉर्म में I2, H2, CO2, HCl, SO2। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। और भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के। सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये सब बहुत ही कॉमन और फेमस एग्जाम्पल हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन जनरेट करेगा। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन का ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड के फॉर्म में, या एल्यूमिनियम नाइट्राइड, या फिर क्वार्ट्ज, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसमें भी कौन सा, कोवेलेंट नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन को याद तो रखना है कि कौन सा, ये क्वार्ट्ज ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। और इसके साथ साथ इन सब पॉइंट को भी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना है आपको। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर या बाकी यहाँ पर हम बता दिए कि ग्रेफाइट क्या है, ये सब क्या है इसके बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग
सोल शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन से सोल के पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन से सोल के पास होगा। तो देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो जनरली बताया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, ये वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यहाँ पर हाँ वन, ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर है यहाँ पर। तो मोलिकुलर वेट के बेसिस पर भी देखें तो ये जो कंपाउंड है वीनर है, ठीक है। और यदि हम इसके बेसिस पर भी देखें, डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अब ये 1MNA2SO4 सोल्यूशन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन फॉर्म हुआ कि जो Na2SO4 जो है इसका 1 मोल 1 लीटर वाटर में है, ठीक है, 1 मोल Na2SO4 है। उसके बाद बताइए कि सॉल्यूशन का क्या होगा, किसका, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के लिए मुझे आई कैलकुलेट करना होता है। आई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आई इस केस में कैसे निकालते हैं, आई जो है वन टॉप फैक्टर है। आई का वैल्यू यदि निकालोगे इस केस में तो Na प्लस OH माइनस 2 में टूटेगा, तो आई का वैल्यू 2। यहाँ पर कितने में टूटेगा, ये Na2SO4, तो यहाँ पर 2Na प्लस और SO4 माइनस, तो 3 आयन में टूटेगा, तो आई का वैल्यू कितना होगा, 3। और यहाँ पर कितना होगा, 2 ही होगा। इस केस में कितना होगा, 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि K प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस NO3 माइनस, दो आयन, सब इसमें 3 आयन जनरेट हो रहा है, तो आई का वैल्यू 3। इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। यदि जनरली आपसे पूछा जाता है कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट इस सबस्टाइन NaOH का, Na2SO4 का, NH4 NO3 का या KNO3 का, देन यू हैव टू गो थ्रू लाइक दिस। ये बहुत सारे आंसर शीट में, बहुत सारे आंसर शीट में गेस्ट पेपर या फिर बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन सब में जाके चेक करोगे आप तो इसके बेसिस पर आंसर दे दिया गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आंसर दे दिया गया है कि ये इस पर, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। डेल टी बी ये सॉल्यूशन है, 1MNA2SO4 का मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, आई के ऊपर। आई जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ा जाता है, वन टॉप फैक्टर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.08 to 1 atm एट 300 केल्विन, इट्स कॉन्सेंट्रेशन वुड बी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू CRT। और अभी तक के क्वेश्चन देखने के बाद 2015, 2016 और भी क्वेश्चन देखने के बाद मुझे एक तो गारंटी है कि बिहार बोर्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन आपके रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कॉन्सेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे दे दिए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दे दिए आपको, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिए इस तरीके से, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिए यहाँ पर 0.0821 atm, और C कॉन्सेंट्रेशन दे दिए हैं कितना, कॉन्सेंट्रेशन हम दे दिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, R दे दिया गया, T दे दिया गया, R का वैल्यू यहाँ पर ये रख लेंगे। अब किसी को कन्फ्यूजन होगा ये लीटर ATM पर मोल पर केल्विन क्यों रखें, तो देखिए यहाँ पर ATM प्रेशर किस में, ATM में, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में आ जाएगा, इस कारण से हम लोग यहाँ पर क्या रखें, ये वाला, क्योंकि R का यूनिट बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये R का यूनिट बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर R का यूनिट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना होता है, तो यहाँ पे कौन सा रखेंगे, 0.0821 वाला, ठीक है। तो आंसर आफ्टर आप सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है। देखिए एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज इतना परसेंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl H2O कितना परसेंट होगा।
तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पता नहीं बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन कहाँ से लाए, लेकिन एजोट्रॉप के हिसाब से दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोट्रॉप्स एनसीईआरटी जो मेंशन किया है दो, कौन कौन सा, एक इथेनॉल का वाटर के। एजोट्रॉप्स का मतलब पहले समझ लें क्या है। एजोट्रॉप्स का मतलब होता है दो सॉल्यूशन, दो मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड का मिक्सचर करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, एंड हुज वेपर हैज सेम कंपोजिशन एज इन द लिक्विड फेज। मतलब यहाँ पर यदि सपोज किए कि मेरे पास दो यहाँ पर इस तरीके से ये है, तो लिक्विड में जो मोल इसका जो कंपोजिशन होगा और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होगा यदि सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें इथेनॉल कितना होना चाहिए, 95% होना चाहिए इथेनॉल, और 5% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। यदि बाय वॉल्यूम के हिसाब से, बाय वॉल्यूम मतलब यदि आप 100 ml यदि इथेनॉल वाटर का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो 95 ml यू हैव टू टेक इथेनॉल एंड 5 ml यू हैव टू टेक वाटर। यदि इस ऐसा सॉल्यूशन जनरेट होगा तो इससे ये सॉल्यूशन जो बना ये क्या होगा, एजोट्रॉपिक होगा, एजोट्रॉप्स होगा, मतलब इसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर HNO3 और एक और एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन किया है, कौन सा, तो ये वाला HNO3 प्लस H2O। HNO3 प्लस H2O ये मास के हिसाब से बनाया गया है कि यदि आप 100 ग्राम दोनों का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम में 68 ग्राम यू हैव टू टेक दिस वन HNO3 एंड 32 ग्राम लेंगे इसको। तो अब दोनों को हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अच्छे, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन से एजोट्रॉपिक मिक्सचर आपको ध्यान रखना है, और ये दो एग्जांपल, इन दोनों का कंपोजिशन आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। किसी भी कंपोजिशन में एजोट्रॉप्स नहीं जनरेट होगा। किस कंपोजिशन में, तो 95% 5% में और 68% 32% में ही जनरेट होगा, ठीक है। HNO3 H2O का केस होगा तो 68-32 बाय मास के हिसाब से, और यदि इस केस में कौन सा, बाय वॉल्यूम 95 to 5% में कौन सा, बाय वॉल्यूम के हिसाब से जनरेट होगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपको यहाँ पर चूँकि आपको याद रखना है तो 20.2% इस केस में याद रख लेना है। बाकी ये दो केस स्पेशल है जो एनसीईआरटी मेंशन किया है, ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पास the mass deposited upon is equal to 1 gram equivalent। yes it is correct, 1 gram equivalent ये ऑप्शन में था, डायरेक्टली ढूंढ करके आंसर कर दिए। when 1 farad of electric current, जब 1 फैराड इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो कितना हो डिपॉजिट होता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, 1 फैराड जब पास कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट पास डिपॉजिट होगा वहाँ पर मास, ठीक है जी। ये कब कहाँ का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, इस तरीके से इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, 1 फैराड पास करवाए, 1 फैराड पास करवाएंगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। समझ में आया क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड अपॉन इट्स एक्टिव मास। तो रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये पहले वाले वीडियो में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी, ठीक है, ये और प्रोडक्ट बना रहा है सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, के ए टू द पावर ए और बी टू द पावर कितना होगा, बी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्टिव मास ऑफ ए पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिव मास ऑफ बी पर। तो रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड अपॉन एक्टिव मास। रेट किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास पे, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है आपको, रेट किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास पे,
गुड। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पर, 2016 वाले पेपर में, जिसका ये प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम देख भी रहे हैं, अभी तक सिर्फ दूसरे साल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी में रिपीटेशन इतना सर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 15 का वाला पेपर 16 में नहीं आएगा। मैं 15 सॉल्व किया, 16 सॉल्व करके 17 में जा रहा हूँ, तो 16 वाले ही कुछ क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड में 5 साल का क्वेश्चन जो सीरीज में जो वीडियो जो बना रहा हूँ, ये 5 साल का पेपर अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लोगे, गारंटी है 80 to 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा आपका। ठीक है, 80 to 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। आई एम 100% श्योर। जो बच्चे किए हैं उन मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, जो बच्चे किए हैं वो अच्छे 80 to 90% मार्क्स गेन किए। तो यहाँ पर फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज़ होगा, उसमें भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था अच्छे तरीके से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कैटलिस्ट भी उसमें आया हुआ था। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच शॉर्टर द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। देखिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं करता, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन करवा देगा जल्दी। तो यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देगा, और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को देर से लाएगा। जैसे मान लीजिए ए है मेरे पास और ये रिएक्शन बी है, ये रिएक्शन बी है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम आ रहा है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड के बाद ये इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब यदि हम कैटलिस्ट डाल दिए तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम 2 ही सेकेंड में आ जाएगा, मतलब 10 सेकेंड से कम में आएगा। तो शॉर्टर द टाइम to reach equilibrium and themselves remain chemically quantitatively unchanged after reaction। ये बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए क्या करता है, वो रिएक्शन के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि जितने रेट टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट होगा उससे कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, जितने टाइम में वो इक्विलिब्रियम में आएगा उससे कम टाइम में वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नेक्स्ट द थिंग इज प्रोमोटर्स क्या है। प्रोमोटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये अच्छे तरीके से याद रखना है। एक एग्जांपल भी मैं दे दिया हूँ, जैसे इसके साथ साथ ये बता दिया कैटलिस्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस कारण से बता दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आयरन जो है कैटलिस्ट है, और मोलिब्डेनियम क्या है, एक अब मेरा क्या है, प्रोमोटर्स है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से ध्यान दे देना है। इसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड कुछ था, यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दिए कि एक आगे आपको 2018-19 वाले पेपर में मिल जाएगा। इस कारण से अभी तो आपका बेस जनरेट कर रहे हैं कि कैटलिसिस जो होता है 2 टाइप का, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस में क्या होगा, देखिए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये कैटलिस्ट का फेज सेम होगा। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और इसका कैटलिस्ट का फेज सेम होगा तो कौन सा, होमोजीनियस कैटलिस्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का फेज सेम तो होमोजीनियस। यदि अलग होगा, जैसे इसमें गैस है इसमें सॉलिड है, तो कौन सा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और एक एग्जांपल याद रख लीजिएगा, आगे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे ये। ठीक है, तो देखिए सल्फाइड और आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक से। सल्फाइड और के लिए एक सबसे बेहतर टेक्निक कौन सा है, फोर्थ फ्लोटेशन। अब देखिए ये भी अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा, कहीं जाके ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। इस कारण से हम चाहते हैं क्या यहाँ पर कि आपको यहाँ भी देख लीजिए वहाँ भी देखिएगा, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका एक ही क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। सल्फाइड और आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक। फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक, देखिए फोर्थ फ्लोटेशन क्या है। फोर्थ फ्लोटेशन टेक्निक क्या है, इसमें कुछ नहीं करते हम, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी पाउडर्ड ओर होगा, ठीक है, पाउडर्ड ओर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पाउडर्ड ओर को वाटर में डाल देते हैं एंड उसमें कलेक्टर डालते हैं। ठीक है, कलेक्टर डालते हैं, कलेक्टर
और फोर्थ स्टेबलाइजर डाल देते हैं, ठीक है, और वाटर फिर पंप से पंपिंग करते हैं वाटर में ताकि फोर्थ जनरेट हो, ठीक है। फोर्थ को स्टेबलाइज करता है फोर्थ स्टेबलाइजर, ठीक है। कुछ कलेक्टर के एग्जांपल दे देना है आपको, पाइन ऑयल, ठीक है, फैटी एसिड, ये एग्जांपल है जो कलेक्टर का काम करेगा। इन कलेक्टर का काम क्या है यहाँ पर? कलेक्टर इन्हांस द नॉन बेटेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है, नॉन बेटेबिलिटी ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स एंड फोर्थ स्टेबलाइजर्स स्टेबलाइज द फोर्थ। ये दोनों दो पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर देना है कि कलेक्टर का काम क्या है, इसका काम क्या है। द मिनरल्स पार्टिकल्स बिकम वेट, ठीक है, भीग जाता है, बाय ऑयल्स वाइल द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, ठीक है। अ रोटेटिंग पेडल अगेंस्ट एजिटेट्स द मिक्सचर, इसको बार बार हम रोटेट करते रहते हैं। इसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये पैडल रखते हैं इस तरीके से और इसको बार बार हम रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, रोटेट करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा आपका कि जो भी जो मिनरल्स होगा वो क्या होगा, ऑयल्स के साथ वेटेड होगा। देखिए कहाँ होगा, जैसे इस तरीके से इसी में देख लो कि ऑयल कहाँ होगा, ऊपर में ऑयल्स होगा तो ऊपर में मिनरल्स पूरा भरा पड़ा रहेगा इस तरीके से। ऊपर में ऑयल हमेशा वाटर लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब ऑयल ये मिनरल्स यहाँ चिपका हुआ होगा, ठीक है, और नीचे में गैंग पार्टिकल्स वाटर के साथ होगा। तो इस तरीके से बाद में इसको क्या करते हैं, यहाँ से छन्ना के थ्रू अलग कर लेते हैं, छान करके अलग कर लेते हैं, फिर सुखाते हैं इसको, फिर आगे प्रोसेस रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जो भी करवाना होगा वो आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एक बार कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर जो भी मेरा जो पाउडर्ड ओर होगा उस पाउडर्ड ओर को वाटर में डाल करके दो सब्सटेंस ऐड करना, स्टेबलाइजर ऐड करना है और फोर्थ स्टेबलाइजर ऐड करना है, ठीक है। तो कलेक्टर ऐड करना और फोर्थ स्टेबलाइजर ऐड करना है और इसको पैडल को घुमाएंगे तो क्या होगा, जो ये होगा मिनरल्स जो होगा वो मिनरल्स ऑयल से वेटेड होता है, इस कारण से क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा और गैंग पार्टिकल्स नीचे। बाद में इसको छान करके अलग कर लेते हैं, फिर सुखा लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के लिए ले जाते हैं इसको। तो ये रहा आपका वो लिखने के तौर पे उस तरीके से लिखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक का मतलब एसिड का, देखिए बेसिसिटी, एसिड का बेसिसिटी एक्सप्लेन किया जाता है, एसिड का बेसिसिटी एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ H+ वो रिलीज कर रहा है। द नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड बाय द एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। अब देखिए यहाँ पर ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करता है कितना उसके पास OH है। H3PO4 का स्ट्रक्चर सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए किसी का भी स्ट्रक्चर H3PO4 हो या फिर H3PO4 या फिर H3PO2, इन सब का स्ट्रक्चर है आपके पास। तो क्या करना है, सिंपली P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कितना एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो और कितना ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को OH के साथ आपको जोड़ना है और एक जो बचा हाइड्रोजन इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। इस केस में भी देखो एक ऑक्सीजन को डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए, कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। क्लियर। इस केस में क्या, P डबल बॉन्ड O, अब यहाँ एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से H H H इस तरीके से। अब जितने यहाँ पर OH बॉन्ड होंगे उतना ये H+ रिलीज करेगा। तो यहाँ कितना रिलीज करेगा, ये 2H+ रिलीज करेगा। यहाँ पे ये कितना रिलीज करेगा, यहाँ पर 3H+ रिलीज करेगा। यहाँ पे ये कितना रिलीज करेगा, 1H+ रिलीज करेगा। तो इस तरीके से, तो कौन सा ट्राइबेसिक एसिड है, ये मेरा ट्राइबेसिक है। मोनोबेसिक कौन सा है, ये वाला मोनोबेसिक। डाइबेसिक कौन सा है, ये वाला डाइबेसिक। तो जितना H+ रिलीज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो ट्राइबेसिक मेरा कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक एसिड। तो मेरा कौन सा होगा, H3PO4, करेक्ट है। H3PO4 मेरा क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाकी सबका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। देखिए H4P2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, H4P2O7 का स्ट्रक्चर इस तरीके से। या आपको स्ट्रक्चर याद करें क्योंकि ऑप्शन में आ चुका है, तो कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। H4P2O7 का बेसिसिटी इफ यू आर आस्किंग 1 2 3 4 बेसिसिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना स्ट्रक्चर के ऊपर, क्वेश्चन आता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, इन व्हाइट फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल विच वन इज नॉट करेक्ट। P4 के रिगार्डिंग कौन सा
नहीं, करेक्ट नहीं है। तो देखिए अपना नोट, ये जब क्लास नोट्स में ये डायरेक्टली P4 के रिगार्डिंग ये नीट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट्स में भी हम करवाएं P4 के रिगार्डिंग कौन कौन सा, तो डायरेक्टली ये एंगल कौन सा होता है, 60 डिग्री होता है, करेक्ट है। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, करेक्ट है। कितने 6 PP बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 PP बॉन्ड, ठीक है, करेक्ट है। लोन पेयर कितना, 1 2 3 4, करेक्ट है यहाँ पर। तो ये सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो करेक्ट नहीं था वो डिस्कार्ड कर दिया यहाँ पर। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल इज, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं, P4 क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रीज़न यहाँ पे एक समझ सकते हो कि एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। बताइए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब बताओ मुझे, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट एंगल इज़ 60 डिग्री। अब बताओ आप का यदि कोई हाथ कोई यदि ये बच्चा है या कोई तुम हो यहाँ पर, तो आपको हाथ, आपको मैं बोलूँ यहाँ पर कि आपको हाथ इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप हाथ को इस तरीके से रखिए, तो कितना देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक रख सकते हो मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि एंगल स्ट्रेन लग रहा है। आपका हाथ नॉर्मली कैसे रहता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ऐसे हम उठा कर रखने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आपको आपके एंगल स्ट्रेन, आपके हाथ में स्ट्रेन जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 109 डिग्री 28 मिनट की जगह कितना पर है, ये 60 डिग्री पर है। इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन लग रहा है। इस कारण से P4 बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण इसको हम लोग पानी में वाटर में, ये केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो, ये क्वेश्चन भी हम 2016 में करवा चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका ये सब लिख चुके हैं, उसमें भी देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है। क्वेश्चन रिपीट करता है बॉस, या बस आपको सिर्फ जितने भी हैं इन सबको अच्छे तरीके से याद करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ट्रांजिशन मेटल का, ये वहाँ भी लिखाए थे, ये भी P ब्लॉक का, ये F ब्लॉक का, ये इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ट्रांजिशन मेटल का ये S ब्लॉक का, ये P ब्लॉक का, ये DF ब्लॉक का, ये होता है। आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा ये चीज़, अदरवाइज फिर कुछ नहीं कर सकते। लास्ट डेज में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको इतना जितना करवा रहे हैं उतना याद रखिए। द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सोन बाय ट्रांजिशन मेटल आयन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब यहाँ पर D के ऑर्बिटल में किस तरीके से 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब D5 का मतलब 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। अब 2 के लिए कितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 ही होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 7 में क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3। और 9 अनपेयर्ड, 9 में क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 1। तो देखिए जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन, ठीक है। तो 14 का भी करेक्ट हो गया, 14 भी। नाउ 15 में देखें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CrK3 CrOX3, इसके बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से कितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये 2016 में भी एक्सप्लेन किए थे। अब बताइए OX कितना है, ऑक्जेलेटो कौन सा है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसका जो कितना ये सेंट्रल मेटल एटम से 2 क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कितने ऑक्जेलेटो हैं, 3 है, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होगा, 6। इसलिए यहाँ पर कितना होगा, आंसर कौन सा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिए हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट आयन इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ये भी क्वेश्चन 2016 का ही है। यहाँ उसमें भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम एक्सप्लेन किए थे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट आयन
को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला उसमें भी लिखे हैं, यदि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो एक बार क्वेश्चन वीडियो जाके जाइए, सब डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है वीडियो का लिंक, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप उसको परसीव खुद कर सकते हैं। कितना आसान पेपर बिहार बोर्ड सेट कर रहा है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। ज़रूरत है बस स्टार्ट करने का, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। गारंटी है 80 to 90% मार्क्स। सिर्फ आपको 5 साल का क्वेश्चन, जहाँ से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको बस देखने की ज़रूरत है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्टाइन इन द कॉम्प्लेक्सन, कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला यह है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका लिख लीजिए पहले, एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसको लिखिए पहले, एटॉमिक नंबर EAN, इसका फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर, सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर कीजिए। एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का, फेरस कोबाल्ट निकल 27, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आप निकालना पड़ेगा आपको। कैसे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x सपोज कर लीजिए, EN पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 0 इंटू 2, यहाँ पर -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। सो इस तरीके से क्लोरीन पे कौन सा Cl माइनस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 चार्ज आया, इस कारण से यहाँ पर -1 लिए क्लोरीन के लिए। कितना क्लोरीन है, 2 है तो 2, तो x इज इक्वल टू कितना है 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 प्लस 2 इंटू कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो बताइए। EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अभी बताया, ऑक्सिलेटो EN, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, मोस्ट कॉमन बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, 2 होगा, दो कोऑर्डिनेट बोर्ड बनाएगा। तो कितना हुआ, 4 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 6, तो 6 कर दिए। तो यहाँ पर 25 प्लस 12 कितना होगा, 37। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया यहाँ पर, 37। इस तरीके से यहाँ पर 1 मिनट, हाँ शायद यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोड़ दिया गया है, प्लस चार्ज छोड़ दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तब जाकर क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज के कारण ही एटॉमिक नंबर, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तब क्या होगा, 24 प्लस 12 36। ये क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है, प्लस चार्ज यहाँ पे लिखा होगा, तब जाके होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A Grignard reagent is represented by, Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in dry ether, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले होता क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए तरीका क्या है, किसी जो हेलो एल्केन ले लीजिए आप, CH3Br ले लिए, और मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो मेरा बन जाता है कौन सा, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, और लगभग ये इतना इसलिए विक्टर ग्रिग्नार्ड साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था कि ये इतना बेहतरीन रिएजेंट है कि इससे आप लगभग ऑर्गेनिक के सब के सब जनरेट कर पाओगे, ठीक है। सभी के सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जनरेट कर पाओगे, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर CH3Br Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बना लिया, CH3MgBr, इस तरीके से। तो यहाँ पर हाँ, तो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए कि देखिए इस यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड है, इसमें 2 टाइप का बॉन्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये कौन सा, CH3 और Mg के बीच में कौन सा, एक मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड बोलते हैं, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड, क्योंकि मेटल है और ये कार्बन है, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड हुआ। और यहाँ मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमीन के बीच में कौन सा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये 100% आयनिक बॉन्ड हुआ, तो ये कम्प्लीटली आयनिक बॉन्ड हुआ। यहाँ पर ये क्या होगा, 50% आयनिक और 50% कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं इसको।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बारे में आपको आइडिया दे दिए। नेक्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर जितने भी जो ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको 3 मेथड मिलता है जिससे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम चेक कर सकते हैं। वो सबसे बेहतर कौन सा है? लुकास रिएजेंट, ये सेकेंड वाला। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म करता है और ये 2 डिग्री 5 मिनट में, और 1 डिग्री को कभी प्रोवाइड ही नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी 2 मेथड अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कौन सा? पहला ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मतलब 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा डालेंगे Na2Cr2O7 या K2Cr2O7, तो ये क्या करेगा यहाँ पर? इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। प्राइम 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि और ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। लेकिन टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान देना है आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री किसी में भी नहीं। तो एक ऑक्सीडेशन मेथड से भी तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अल्कोहल कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। दूसरा है लुकास टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट है, लैब में यही चलता है, लुकास टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? ये सिंपली बेस्ड ऑन टर्बिडिटी को देख करके हम बता देते हैं। जैसे लैब में जाओगे, मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें पता नहीं है कि किसमें कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ZnCl2 HCl, ठीक है, ZnCl2 HCl का इक्विमोलर डाल देते हैं, दो सब में डाल दिए, सब में डाल दिए। जो जल्दी ये टर्बिडिटी फॉर्म कर दिया, ठीक है, दही जैसा जो देना स्टार्ट कर दिया, समझिए कि वो 1 डिग्री है। जो 5-7 मिनट में जनरेट किया वो 2 डिग्री है। जो नहीं जनरेट किया वो कौन सा है? 3 डिग्री। या आफ्टर हीटिंग के बाद जनरेट हुआ उसको कौन सा होगा? 3 डिग्री। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट के केस में भी अल्कोहल जो जनरली इनिशियली कन्वर्टेड टू आयोडाइड बाय एडिंग कॉन्क HI, अल्कोहल को HI के साथ रिएक्शन करवाओगे, आयोडाइड में कन्वर्ट होगा। फिर या फिर रेड फास्फोरस के साथ, उसके बाद फिर से हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन जनरेट होता है। देन फॉर्म्ड बाय नाइट्रो एल्केन इज फाइनली ट्रीटेड विद नाइट्रस NaNO2 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये अलग अलग कलर का प्रोड्यूस करता है, कलर अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। 1 डिग्री होगा तो ब्लड रेड कलर जनरेट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा? ब्लड रेड कलर जनरेट करता है। ब्लू कलर जनरेट करता है कौन सा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो इन सब पॉइंट को अच्छे तरीके से तुम ध्यान रखोगे तो बेहतर होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा? कोई भी कलर शो नहीं करता। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग का तरीका था अल्कोहल को टेस्ट करने का। खैर आपका लैब उतना होता नहीं है, यदि लैब होता है तब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी एक्सटर्नल आके यही सब क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कौन सा टेस्ट कैसे कैसे अल्कोहल का टेस्ट करोगे लैब में। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद CH3 MgBr टू फॉर्म। देखो इथाइल एसीटेट रिएक्ट करता है CH3 MgBr के साथ, तो कौन सा? तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट बना दिए हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर इथाइल एसीटेट ये है, ठीक है, एसीटेट ये है, इथाइल एसीटेट। देखिए इथाइल एसीटेट क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ ये इथाइल का पार्ट है और ये एसीटेट, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट रिएक्ट करता है किसके साथ? CH3 MgBr के साथ। तो CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करता है। किस तरीके से रिएक्शन होगा इसको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये कहाँ पर अटैक करने जाएगा? इस यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर CH3 हम ऐड कर दिए ना, तो ऐड कर दिए तो क्या होगा? यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाए तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहाँ से, हाँ, यहाँ पे ये क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ से MgBr जो प्लस के फॉर्म में था ये पूरे कहाँ पर चिपक जाएगा? यहाँ पर MgBr यहाँ पर। तो इस तरीके से MgBr को यहाँ कनेक्ट कर दिए।
ठीक है, O-MgBr+, इस तरीके से यहाँ के चिपक गया। अब फिर से जो वाटर मॉलिक्यूल डाले तो वाटर के पास कौन सा H+ और OH-, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये वापस ये जब आएगा, ठीक है, तो ये जैसे ही वापस आएगा इधर, तो ये क्या होगा, अपना मतलब ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या कौन सा जनरेट होगा, CH3 C++OCH3, कौन सा, एसीटोन। और ये इस तरीके से एसीटोन जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एसीटोन जनरेट हुआ व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इन एक्सेस। अब यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस क्वांटिटी में होगा तब, यहाँ पे दो केस बना दिए यहाँ पे कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इन लिमिटेड अमाउंट, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होगा तब तो एसीटोन जनरेट कर दिया। अब जब एक्सेस क्वांटिटी में होगा तब क्या होगा, एक्सेस क्वांटिटी में होगा तब क्या होगा, देखिए एक्सेस क्वांटिटी में होगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो पहले तो यहाँ पर कर ही दिए, इस पॉइंट को दिखाई दिए कि ये नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव, फिर इस पे नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पर, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ये अटैक कर दिया यहाँ पर, ये शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, फिर दूसरे प्रोसेस में फर्स्ट ये होगा, सेकेंड में ये स्टेप होगा, थर्ड में फिर वापस ये अपना बॉन्ड देगा, तो ये निकल जाएगा, ये निकल लेगा इधर C2H5O करके। तो यहाँ पर कौन सा जनरेट हो जाएगा, CH3 C++O CH3, एसीटोन जनरेट हो गया, प्लस एक ये वाला पार्ट जनरेट हुआ C2H5O निगेटिव करके यहाँ जनरेट हुआ, ठीक है। तो निगेटिव करके जनरेट हुआ यहाँ पर, फिर निगेटिव करके, तो वो माइनर प्रोडक्ट है यहाँ पर जो जनरेट हुआ। अब क्या होगा, चूँकि ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो फिर से ये अटैकिंग साइड जनरेट हो रहा है इसके ऊपर, तो फिर से ये अटैक किया इस पोजीशन पर, ठीक है, फिर से ये अटैक किया, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर इसका वाटर का H+ यहाँ पे आके लगा, तो ये कौन सा, टर्सरी अल्कोहल जनरेट कर दिया। कौन सा उसको अल्कोहल जनरेट किया, टर्सरी अल्कोहल। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, बोर्ड में पूछा है, फिर भी पूछ सकता है यहाँ पर। कार्बोनाइल एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप ये है मेरा, इस तरीके से। तो जितने भी ग्रुप हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग याद कर लीजिए, इसको कार्बोनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप से ही सब बना है, अल्डिहाइड बना है। यदि आप H लगा दोगे तो अल्डिहाइड, कार्बोनाइल में यदि आप एक साइड में OH लगा दिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि दोनों साइड में RR लगा देंगे तो कीटोन जनरेट हो जाता है, ठीक है। कार्बोनाइल में यदि NH2 लगा देंगे तो एसिड एमाइड जनरेट हो जाएगा, Cl लगा देंगे या X लगा देंगे यहाँ पर तो ऑयल हैलाइड जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कार्बोनाइल के ही ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल के ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर द रिएक्शन इज कोल्ड, हाँ ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के अलग से वीडियो फॉर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए नेम रिएक्शन पूछ दिया है कि RCOCl, RCOCl का मतलब समझे क्या, यहाँ पर सपोज कर लीजिए CH3 C++OCl, इस तरीके से अभी बता रहे थे कार्बोनाइल वाला, प्लस H2 और PdBSO4। देखिए लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट ये 2016 वाले में भी बता रहे थे BSO4 पॉइजन की तरह ट्रीट करता है। उसमें भी हम जाके, यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो एक बार जाके वीडियो देखिए, उसमें भी बताएं कि PD यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे, BSO4 किस चीज़ का, एक पॉइजन के तौर पे काम होता है। तो BSO4 पॉइजन के तौर पे यहाँ पे काम आ रहा है। तो इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। ये कौन सा रिएक्शन है, रोजेनमुंड, कौन सा रिएक्शन, रोजेनमुंड, ठीक है। तो रोजेनमुंड अल्डिहाइड प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन तरीका है रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंजारो रिएक्शन, देखिए कैंजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दे डो नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब समझना चाहिए पहले अल्फा हाइड्रोजन है क्या। फंक्शनल ग्रुप जैसे C++OH, इधर CH3, तो देखिए इसके ये मेन मेरा कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, और अल्फा कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कैंजारो रिएक्शन के लिए, ये एक प्राइमरी कंडीशन है। तो अब बताओ इसमें किसके पास, इसके पास तो है, इसके पास भी है 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी है 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला इसके पास नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर मेरा कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है। नाउ सी
ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा दिए हैं किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो किस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट होता है। हाँ, केंजारो के लिए चूंकि केंजारो आ चुका है तो आप ये भी समझ लो कि यदि केंजारो में होता क्या है, केंजारो में क्या होगा, यदि आपका अल्डिहाइड होगा तो एक बार इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एक बार इसको रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और रिड्यूस करोगे तो किस में, अल्कोहल में। बस यही काम करना है और कुछ नहीं, केंजारो में यही किया जाता है। बेंजल्डिहाइड है, एक बार ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ऑक्सीडाइज करोगे यार इसको रिड्यूस कर देते हैं तो देखो अल्कोहल जनरेट हो गया, और इस बार ऑक्सीडाइज कर दिए तो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर इसको एक बार अल्कोहल और एक बार ओइक एसिड, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस इतना ही ध्यान रखना है। केंजारो में दो प्रोडक्ट जनरेट होगा, एल्डी एक आफ्टर ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन के बाद। नेक्स्ट कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेस अच्छा बेस कौन सा है जो लोन पेयर दे, लुइस बेस के हिसाब से बेस अच्छा बेस कौन सा है जो लोन पेयर दे। लोन पेयर जो देने वाला होता है, देने वाला हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देने वाला उसको क्या बोलेंगे, अच्छा बेस। तो इस केस में कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर N इधर C2H5 इधर C2H5 इधर C2H5 इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर इसके पास तो है ही, इधर से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इधर से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इधर से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई देने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये आसानी से लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है सामने वाले को। तो जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जब इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द अल्काइल ग्रुप, सो हाईएस्ट इन, ठीक है, इसमें ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में ज़्यादा प्लस, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट का सपोर्ट मिल रहा है, इधर से भी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, करेक्ट है ये ऑर्डर। नेक्स्ट, एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड, ये एमीन चैप्टर का रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म। देखिए ये एनिलीन है, एनिलीन ये एसिटल्डिहाइड के साथ ये प्रोडक्ट जनरेट कर देता है, इमीन जनरेट करता है। ठीक है, इमीन जनरेट कर देता है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पे करना था क्या चीज़ आपको, CH3, देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या CH3, इस तरीके से बस दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल लीजिए, क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से जनरेट हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इमीन जिसको बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर इस तरीके से, या फिर इसको सिर्फ बेस के तौर पे भी बुलाते हैं। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल सुगर इज, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ याद रखना होगा, ऑल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, लेकिन स्वीटनेस जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। यहाँ पर स्वीटनेस ऑफ शुगर इज मेजर्ड विद द रेस्पेक्ट टू सुक्रोज बीइंग टेकन, ठीक है, एज 100। फ्रुक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रुक्टोज जो है वो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर ऑफ रेटिंग 140। ठीक है, 140 आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज का कितना होता है 100, फ्रुक्टोज 140। ठीक है, ये आपको ग्लूकोज 7 to 80, गैलेक्टोज 35, माल्टोज 30 to 50, लैक्टोज 20। तो विनर कौन सा, फ्रुक्टोज। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फ्रुक्टोज। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा, फ्रुक्टोज। इंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। इंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। रीज़न क्या, देखिए ये बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर से है। ठीक है, इंजाइम क्या है, प्रोटीन है जो क्या करता है, यदि शरीर में एंजाइम ना हो तो एक बार यदि आप खाना खा लिए तो क्या होगा, ये इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोला जाता है कि आप वो एक बार खाना खा लिए तो क्या होगा, 30 साल लगेगा इसको डाइजेस्ट होने में, तो बिना एंजाइम का। ठीक है, तो एंजाइम क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को कई लाख गुना बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, जो हमारा शरीर प्रोड्यूस कर रहा है
नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ये भी याद रखना है, आइसोप्रीन का। ये बहुत ही, इवन एसएससी बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोप्रीन की, ठीक है। आइसोप्रीन का नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का कॉमन ये जो नाम है ये याद रखना होगा अच्छे तरीके से, 2-methyl-1,3-butadiene। अब देखिए ये है 2-methyl, 2 पर म्यूथाइल 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर म्यूथाइल 1,3-butadiene। इस ये किसका स्ट्रक्चर, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर हम जनरेट कर दिए हैं। ये स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, कभी भी आ सकता है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहले लिखेंगे आइसोप्रीन इज द नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन 2,3-methyl-1,3-butadiene। बस दोनों को ऐड कर दो, सब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करो, नेचुरल रबर बन जाएगा। एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड में जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है क्लोरोएम्फेनिकोल, ठीक है, क्लोरएम्फेनिकोल यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मलेरिया में क्लोरोक्विन, ठीक है। तो सिस्प्लेटिन कैंसर में तो ये यूज़ किया, ये याद रखना पड़ेगा, सिस्प्लेटिन बहुत बार पूछा गया है, सिस्प्लेटिन कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। क्लोरोक्विन, ठीक है, ये मलेरिया में, और तुम्हारा टाइफाइड क्लोरोएम्फेनिकोल टाइफाइड फीवर में। तो ये इतना सारा पॉइंट याद रखने के बाद उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले आने वाले वीडियो पर भी जल्दी से, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो पता ही नहीं लगा, ठीक है। अब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुका है, तो सब प्रेस करें उसको। और दूसरा सेकंड थिंग कि कंप्लीट वीडियो देखिए, भागने से होगा नहीं, भागते रहिएगा, कभी नहीं होगा उससे, भागने से नहीं होता, करने से होता है। अभी लगभग कुछ, अभी भी बहुत दिन है। यदि वीडियो कंप्लीट देखोगे सभी वीडियो, तो कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल का क्वेश्चन देख लोगे, तो गारंटी है आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये मेरा श्योरिटी है, मेरा श्योरिटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।